अगर हम डीएनए वर्सेस आरएनए की बात करें तो इन दोनों में से जेनेटिक मटेरियल क्या है? क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल है? हाँ। क्या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? हाँ। लेकिन असल में हमारा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो पहले था आरएनए जेनेटिक मटेरियल। जैसे वायरस वगैरह में आज भी आरएनए आपको जेनेटिक मटेरियल मिल जाता है। तो आरएनए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल था, बट आरएनए इवॉल्व हुआ किसमें? डीएनए में। अब आरएनए डीएनए में क्यों इवॉल्व हुआ? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई आरएनए को डीएनए में इवॉल्व होना पड़ा? आरएनए को डीएनए में इसलिए इवॉल्व होना पड़ा बिकॉज आरएनए क्या था? आरएनए था कैटेलिटिक रोल था। कैसा रोल था? कैटेलिटिक। ये काफी ज्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होता है। कैसा मॉलिक्यूल होता है? रिएक्टिव। अब ये रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, रिएक्टिव न्यूक्लिक एसिड है ना, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और तो इसमें राइबोस न्यूक्लिक एसिड के अंदर अगर हम बात करें तो ये काफी रिएक्टिव मॉलिक्यूल था, तो इसका कैटेलिटिक रोल था। लेकिन हमें तो इंफॉर्मेशन क्या करानी थी? स्टोर करानी थी। तो इंफॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल की जरूरत थी, इसलिए आरएनए इवॉल्व हुआ किसमें? डीएनए में। और डीएनए काफी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। स्पीशीज की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि वो स्पीशीज कैसे बनती है, उसका पूरा का पूरा डाटा किसके पास होता है? डीएनए के पास। सेल्स का पूरा डाटा किसके पास होता है? डीएनए के पास। तो इसलिए आरएनए को इवॉल्व होना पड़ा किसमें? डीएनए में इवॉल्व होना पड़ा, क्योंकि आरएनए तो कैटालिटिक रोल था, चेंज करता था, रिएक्टिव था। हमें ऐसा मॉलिक्यूल नहीं चाहिए था, हमें स्टेबल मॉलिक्यूल चाहिए था। क्या चाहिए था? स्टेबल मॉलिक्यूल। तो वहीं पर हमें किसकी जरूरत पड़ी? आपका डीएनए की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? डीएनए की। वहीं अगर हम जेनेटिक मटेरियल के काफी सारे पॉइंट्स पढ़ें तो जेनेटिक मटेरियल देखिए क्या खासियत होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल के अंदर। तो देखिए, जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। जेनेटिक मटेरियल अपना रेप्लिका जनरेट करना आना चाहिए। क्या आरएनए अपना रेप्लिका जनरेट कर देता है? हाँ। क्या डीएनए अपना रेप्लिका जनरेट कर देता है? बिल्कुल हाँ। तो देखो, रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी दोनों में है। दूसरा, स्टेबल, शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। केमिकली स्टेबल और स्ट्रक्चरली स्टेबल कौन है? आरएनए नहीं है केमिकली स्ट्रक्चरल स्टेबल, है ना। केमिकली भी स्टेबल नहीं है और स्ट्रक्चरली भी क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है। वो रिएक्टिव है। कैसा है? रिएक्टिव। उस पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसे रिएक्टिव बनाती हैं। किसको? आरएनए को। तो आरएनए रिएक्टिव है, डीएनए रिएक्टिव नहीं है। डीएनए इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। देखो, ऊपर वाला पॉइंट तो दोनों के लिए हो गया, डीएनए और आरएनए के लिए, रेप्लिकेशन वाला। वहीं अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट आपका किसके लिए है? स्टेबिलिटी वाला पॉइंट आपका डीएनए के लिए है। इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस। क्या स्लो चेंजेस आने चाहिए? म्यूटेशन यानी इवोल्यूशन के लिए स्लो चेंजेस की जरूरत है। क्या आरएनए में चेंजेस आ सकते हैं स्लो? हाँ, आरएनए में स्लो चेंजेस आ सकते हैं। क्या डीएनए में स्लो चेंजेस आ सकते हैं? हाँ, डीएनए में भी स्लो चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है। और स्लो, बहुत ही ज्यादा स्लो चेंजेस अगर बात करें तो डीएनए में आएंगे आरएनए के कंपैरिजन में। आरएनए में चेंजेस बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आते रहेंगे क्योंकि आरएनए रिएक्टिव है। वहीं अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए में उतने स्लो चेंजेस नहीं आएंगे, पर हाँ धीरे धीरे चेंजेस आएंगे जो कि म्यूटेशन करेंगे, म्यूटेशन को जनरेट करेंगे और वो आगे चल के इवोल्यूशन होगा। उसकी वजह से क्या होगा? आगे चल के इवोल्यूशन होगा। तो अगर हम देखो इन पॉइंटों में हम बात करें तो इन पॉइंटों, लास्ट पॉइंट देख लीजिए, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। क्या वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए? तो क्या डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करता है? हाँ, डीएनए से बनता है आरएनए, फिर आरएनए बेसिकली आगे इंफॉर्मेशन कैरी आउट करता है। तो अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो आरएनए बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता है। कौन एक्सप्रेस करता है? डीएनए भी एक्सप्रेस करता है, पर आरएनए बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करता है। तो इन सारे पॉइंटों में जो कॉमन और मोस्ट जरूरी पॉइंट है वो स्टेबिलिटी वाला पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? स्टेबिलिटी। कि हमें इंफॉर्मेशन क्या रखनी है? इंटैक्ट रखनी है। इंफॉर्मेशन क्या रहनी चाहिए? इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा स्टेबल और आपका स्ट्रक्चरली भी और केमिकली भी स्टेबल जो है वो कौन सा है? डीएनए। दैट्स व्हाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इसलिए डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए का आपका कैटालिटिक रोल है। अगर आप यहां पर आरएनए वर्ल्ड में देखेंगे ध्यान से, तो आरएनए वर्ल्ड में देखिए, यहीं पर आरएनए वर्ल्ड में एक बहुत अच्छे से लाइन लिखी हुई है। जब आप आरएनए वर्ल्ड पढ़ेंगे, ये वाली लाइन देखिए आप, डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। डीएनए इवॉल्व हुआ है किससे? आरएनए से, विद केमिकल मॉडिफिकेशन। आरएनए में केमिकल मॉडिफिकेशन आए तब जाकर आपका क्या बना है? डीएनए बना है, जो कि काफी ज्यादा क्या है? मोर स्टेबल है। डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल हेलिक्स हमें पता ही है, और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी होते हैं। ये इसके इवोल्यूशन का प्रोसेस जो है या रिपेयरिंग का जो भी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को और भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है। कौन? डीएनए। दैट्स व्हाई डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। और वहीं अगर आप आरएनए की बात करें तो आरएनए कैसे? भाई आरएनए जेनेटिक मटेरियल है कुछ ऑर्गेनिज्म का। आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। देखो लिखा, आरएनए सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल था। ठीक, आरएनए क्या था? सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल। बट हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी, तो इसलिए आरएनए इवॉल्व हुआ किसमें? डीएनए में इवॉल्व हुआ, और फिर सारे के सारे वो फंक्शन कैरी आउट करने लगा। वहीं अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए का कैटालिटिक रोल है। कैसा रोल है? कैटालिटिक रोल है आरएनए का। कैसा रोल है? कैटालिटिक रोल है ना। डीएनए की इंफॉर्मेशन को आगे कैरी आउट कराता है। डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए के जरिए जाती है, डीएनए से आरएनए बनता है, फिर वो आगे इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। तो इंफॉर्मेशन किसके जरिए जा रही है भाई? डीएनए की आरएनए के जरिए इंफॉर्मेशन जा रही है। तो आरएनए भी बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। ठीक है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता चला? यहां से हमें पता चला कि कैसे आपका डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए का क्या रोल है ये भी हमें पता चला, और कैसे आरएनए से डीएनए इवॉल्व हुआ ये पता चला। नेक्स्ट अगर हम बिल्कुल एकदम फ्रेश टॉपिक की बात करें तो फ्रेश टॉपिक आपके सामने आ जाता है क्या? रेप्लिकेशन। क्या आता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन नाम से पता चला, रेप्लिका। रेप्लिका, रेप्लिका का मतलब कॉपी।
ठीक है, वो जो कॉपिंग डीएनए का कॉपिंग जो मैकेनिज्म है उसी को हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, कॉपिंग मैकेनिज्म। अब ये कॉपिंग मैकेनिज्म होता कैसे है, ये कॉपिंग मैकेनिज्म कैसे हो रहा है, कैसे परफॉर्म हो रहा है, ये पता कैसे चलेगा? तो ये आपका सबसे पहले, जैसे आपको मैंने बताया था डबल हेलिक्स मॉडल जो था डीएनए का, ये जो डबल हेलिक्स मॉडल दे रखा है डीएनए का, ये डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ये बेसिकली दिया था वॉटसन और क्रिक ने। डबल हेलिक्स जो मॉडल है वो वॉटसन और क्रिक ने दिया। तो ये जो रेप्लिकेशन का पार्ट है, ये रेप्लिकेशन के बारे में भी किसने बताया? तो देखिए वॉटसन एंड क्रिक ने ही बताया रेप्लिकेशन के बारे में। किसने बताया? वॉटसन एंड क्रिक ने। अब वॉटसन एंड क्रिक को कैसे बेसिकली, अब रेप्लिकेशन में भी देखो हमारा जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है। किस होता है? सेमी। अगर कोई बोले कि ह्यूमन रेप्लिकेशन, हमारे में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है, तो हम बताएंगे हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है। किससे होता है? सेमी कंजर्वेटिव मोड से होता है। सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब क्या है, आप इस डायग्राम के जरिए अच्छे से समझेंगे। सेमी कंजर्वेटिव मोड का मतलब ये है कि देखो जैसे मान लो ये पुराना पेरेंट, ये पूरा पेरेंट वाला पेरेंट डीएनए है। अब ये देखो ये ब्लू कलर का जो है ये न्यू स्ट्रैंड बन रहा है। क्या बन रहा है भाई? ये डीएनए खुलता जा रहा है। और देखो एक तो पुराना वाला है पेरेंट स्ट्रैंड और दूसरा नया वाला स्ट्रैंड है आपका डॉटर स्ट्रैंड। ऐसी पेरेंट स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड, तो मतलब एक स्ट्रैंड तो पुराना है और एक स्ट्रैंड क्या बना? नया। इसे कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। क्या कहते हैं? पूरा कंजर्वेटिव नहीं है, सेमी। सेमी मतलब आधा कंजर्वेटिव है, बिकॉज आधा तो पेरेंट है और आधा क्या है? नया। आधा पेरेंट है और आधा क्या है? नया। इसी कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये सेमी कंजर्वेटिव मोड में हो रहा है डीएनए रेप्लिकेशन। कैसे हो रहा है? सेमी कंजर्वेटिव मोड में डीएनए रेप्लिकेशन। और वॉटसन एंड क्रिक को कैसे पता चला कि ये सेमी कंजर्वेटिव मोड में ही होगा डीएनए रेप्लिकेशन? तो उसके लिए यहां पे आपको एक लाइन याद रखनी है, ये वाली लाइन, कि ये जो बेस पेयरिंग होती है, क्या होती है? जो बेस पेयरिंग होती है, इस बेस पेयरिंग की वजह से ही इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर बेस पेयरिंग हो रही है, बेस पेयरिंग का मतलब क्या है कि एडिनाइन आपका किसके साथ पेयरिंग करता है? जो आपका एडिनाइन है, एडिनाइन बेस पेयरिंग करता है किसके साथ? थाइमिन के साथ। एडिनाइन थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता है। वहीं अगर हम ग्वानिन की बात करें तो ग्वानिन किसके साथ बेस पेयरिंग कर रहा है? ग्वानिन कर रहा है साइटोसिन के साथ। एडिनाइन कर रहा है किसके साथ? एडिनाइन कर रहा है थाइमिन के साथ। ग्वानिन कर रहा है साइटोसिन के साथ। तो जो बेस पेयरिंग है, ये देखो यहाँ पे बेस पेयरिंग ए की किसके साथ है? टी के साथ। सी की किसके साथ है? जी के साथ। फिर जी की किसके साथ? सी के साथ। टी की किसके साथ? ए के साथ। तो ये जो बेस पेयरिंग हो रही है आपका बेसिस के बीच में, इसी बेस पेयरिंग की वजह से उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो वो सेमी कंजर्वेटिव मोड में अच्छे से हो सकता है। कैसे? क्योंकि एक तो आपका पेरेंट स्ट्रैंड हो गया, जैसे पेरेंट स्ट्रैंड पे सी है तो डॉटर पे क्या आएगा? जी आएगा। पेरेंट स्ट्रैंड पे ए है तो डॉटर पे क्या आएगा? टी आएगा। पेरेंट पे टी, देखो टी और ए पेयरिंग करते हैं आपस में। टी के साथ कौन पेयरिंग कर रहा है? ए। जी के साथ कौन पेयरिंग कर रहा है? टी। जी सी। टी के साथ ए, सी के साथ जी, ए के साथ टी, सी के साथ जी। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग, इसी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग की वजह से इन्होंने अपना दिमाग लाया कि कहीं ना कहीं डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होगा? सेमी कंजर्वेटिव मोड में होगा। कैसा होगा? सेमी कंजर्वेटिव मोड।